सारे लोग बता देंगे। और आज हम लोग यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं एलएलपी का हमारा तीसरा वाला तीसरा सेशन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। थर्ड सेशन हमारा ये यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, फटाफट सारे के सारे लोग बता देंगे कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। हम लोगों ने सर यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 तक यानी कि पार्टनर्स कितने होते हैं या पार्टनर्स कौन से होते हैं वो अपन ने यहाँ पे देख लिए थे कि कौन व्यक्ति एलिजिबल होता है पार्टनर के लिए और कौन से व्यक्ति इन एलिजिबल होते हैं पार्टनर बनने के लिए। क्या कहा मैंने, बोलो, कौन से व्यक्ति इन एलिजिबल होते हैं पार्टनर बनने के लिए। हमने देखा था कि सर पार्टनर अनसाउंड माइंड का नहीं हो सकता, पार्टनर यहाँ पे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, और वो अप्लाई टू बी एडजुडिकेट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अप्लाई करता है एडजुडिकेशन के लिए। किसके लिए? एडजुडिकेशन के लिए। मतलब एक व्यक्ति खुद कह रहा है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं सर, वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सेक्शन नंबर 6 आपके साथ बात करता है। ये क्या कहता है, देखो, एवरी एलएलपी को लेके बातचीत की जाती है। किसको लेके बातचीत की जा रही है? हर एक एलएलपी को लेके। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। तो हर एक एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। कोई भी एलएलपी हो, आप एलएलपी अगर आप खोल रहे हो तो कोई भी एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स आपको रखना है। मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए, मतलब पाहिजे, मतलब चाहिए। सिंपल सी बात इतनी बोल दी गई है। सर मिनिमम 2 लोग होंगे या 2 पार्टनर्स होंगे तब आप एलएलपी खोल सकते हो। सर 2 पार्टनर्स नहीं तो एलएलपी भी नहीं, बराबर ना? ओके सर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। अब सर किसी समय अगर जो पार्टनर्स है ना, किसी समय अगर पार्टनर्स यहाँ पे फॉल बिलो 2, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन फॉल बिलो 2 कितना होगा? 1 पर्सन होगा। 0 पार्टनर से तो कोई धंधा चलने नहीं वाला है, तो 1 पार्टनर तो रहने वाला है। तो ऐसे केस में बोला गया है किसी भी समय अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल्स बिलो 2, तो 2 के नीचे होते हैं और इसके साथ साथ, क्या बोला, बोलो, 2 के नीचे होते हैं और इसके साथ साथ एलएलपी क्या करती है? इसके साथ साथ जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ना, ये अपने बिजनेस को कैरी करती है। क्या करती है, बोलो? ये अपने बिजनेस को कैरी करती है। कितने महीनों से ज्यादा? 6 महीनों से ज्यादा। मतलब सर नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल्स बिलो 2 और उसके साथ साथ यानी कि उसके साथ साथ जो बिजनेस है वो 6 महीने से ज्यादा कैरी ऑन होता है। क्या कहा मैंने, बोलो? वो 6 महीने से ज्यादा कैरी ऑन होता है। 6 महीने से ज्यादा कैरी ऑन होता है। तो और समझना, और इस बात के बारे में पता है बेटा, इस बारे में समझिए। इस मान लीजिए इसका नाम चना रखते हैं। चना को पता है इस बात के बारे में कि मैं अकेला पार्टनर हूं और मैं 6 महीने से ज्यादा लायबल हूं बेटा, या 6 महीने से ज्यादा मैं धंधे को चला रहा हूं। तो ऐसे केस के अंदर चना की यहां पे पर्सनल लाइबिलिटी आने वाली है, जो ये जिस समय के लिए इस बिजनेस को कैरी ऑन किया जा रहा है ना अकेला, मतलब सर बोला जा रहा है जिस दिन से बिजनेस वो कैरी ऑन कर रहा है अकेला 6 महीने से ज्यादा, तो इस पीरियड के लिए उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होने वाली है। क्या होने वाली है, बोलो? पर्सनल लाइबिलिटी चना की रहने वाली है। पर्सनल लाइबिलिटी रहने वाली है क्या? बिल्कुल सर, पर्सनल लाइबिलिटी चना की यहाँ पे रहने वाली है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो मैंने क्या कह दिया? मैंने ये कह दिया कि कम से कम 2 पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए अगर आप एलएलपी में धंधा करना चाहते हो तो। और दूसरा, अगर 2 से नीचे पार्टनर्स जाते हैं, क्या कहा मैंने, बोलो? 2 से नीचे अगर पार्टनर्स जाते हैं, 2 से अगर नीचे पार्टनर्स जाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर सर 2 से नीचे पार्टनर्स जाने पर इंडिविजुअल व्यक्ति जानता है कि पार्टनर्स 2 के नीचे है, फिर भी मैं धंधे को चला रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आने वाली है। क्या? हाँ सर, पर्सनल लाइबिलिटी यहां पे इन्वोक हो जाती है। सारे लोग समझ गए क्या? बोलो जल्दी से। अब मैं सेक्शन नंबर 7 पे चलूंगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन होता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या क्या होती है? सर डेजिग्नेटेड और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में क्या होने वाला है? देखिए, एवरी एलएलपी शाल हैव, हर एक एलएलपी के अंदर कम से कम, शाल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब पक्के से शाल हैव कितना? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। सर देखो, नंबर ऑफ पार्टनर्स में भी मिनिमम 2 बोला था, और फिर क्या बोला जा रहा है? मिनिमम 2 डीपी तो चाहिए करके। सर जैसे कि मैं ऐसा कह दूं यहाँ पे कि 4 टोटल में पार्टनर्स है, तो उसमें 2 डीपी से काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 2 ही पार्टनर्स है तो दोनों डीपी होना चाहिए बेटा, है ना? ओके।
तो क्या देखा सर, मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम शाल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जिनका इंडिविजुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअल होने का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल होने का मतलब होता है कि 700 समझना बात को, कि वो व्यक्ति सांस लेना चाहिए, मैरी करना चाहिए, डिवोर्स कर पाना चाहिए। अपन ने देखा था ना इंडिविजुअल का मतलब, तो वो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन होना चाहिए बेटा, और जिसके अंदर से, एंड यही नहीं, उसके साथ साथ 2 में से कम एक का रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोला यहाँ पे, दोनों में से एक का रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो स्टेड इन इंडिया, जो इंडिया में रहा है फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, मतलब कम से कम इंडिया में रहा है 182 डेज से, मिनिमम 182 डेज या उससे ज्यादा अगर कोई इंडिया में रहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला, बोलो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो हम लोग कहते हैं उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सर एक व्यक्ति ROI यानी कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब कहा जाएगा, जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो भारत में रहता है, 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो भारत में रहता है, तो उसे हम लोग रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम उसे बोला जाता है। क्या इतना बात को सारे लोग समझ रहे हैं क्या? हाँ सर, हाँ बोल दो जल्दी जल्दी, हाँ सर कह दो, है ना। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, यस सर। अब देखिए यहाँ पे, अब शब्द आता है यहाँ पे प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब क्या, हमने ऊपर कुछ बात कह दी लेकिन हम लोग कुछ थोड़ा सा अलग बताना चाहते हैं। प्रोवाइडेड इफ, लेकिन अगर LLP में ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, एक LLP बनाई है और वो जो LLP बनी है उसके अंदर सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर एक LLP क्रिएट की गई जिसके अंदर 4 कंपनीज उसके पार्टनर है, बॉडी कॉर्पोरेट उसके पार्टनर्स है, और इन विच 1 और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर्स ऑफ सच LLP और nominees of such body corporate shall act as a designated partner। मतलब सारी की सारी 4 कंपनीज है, तो कंपनी के बिहाफ में जो नॉमिनी, कंपनी अपने नाम पर एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो इसका डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाला है, जिसको नॉमिनी बोला जाता है। तो जो भी बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी होने वाला है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा हमारे LLP का। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, सारे लोग, अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने ही देखे रखा है, आइए समझते हैं। देखो, LLP has 3 partners, 1 individual that is Mr. X and 2 body corporates XYZ Limited, ABCD Limited, है ना। In this case Mr. X and 1 more nominee of body corporate shall be designated partner। अगर एक इंडिविजुअल मौजूद है तो उसको पहले ही लपेट लो आप, है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, LLP name SMY LLP has 3 partners, ST Limited, MIS Limited, YI Limited। There is no individual as a partner in LLP। Nominees of any 2 said body corporate shall act as a DP। तो दोनों में से किसी का भी नॉमिनी, क्या कहा मैंने, बोलो, दोनों में से किसी का भी नॉमिनी क्या यहाँ पे एक्ट कर सकता है क्या? यस सर, दोनों में से किसी का भी नॉमिनी यहाँ पे एक्ट कर सकता है। किसके लिए, बोलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। बोलो किसके लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। बोलो समझ गए? बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है क्या आपको? देखो क्या बोला है यहाँ पे, सर मिनिमम 2 पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल है बेटा, तो अगर इंडिविजुअल से तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इंडिविजुअल के साथ नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन अगर सारे के सारे आपके बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर्स है तो नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट क्या बनने वाले हैं, नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट DP के अंतर्गत आने वाले हैं। क्या बोला, बोलो,
नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट डीपी के अंतर्गत आने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या बात को सारे लोग समझ गए क्या? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। देखिए, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाइज हु आर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सच पर्सन शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑन इनकॉर्पोरेट। जैसे कंपनी के केस में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है, उसी प्रकार से एलएलपी के केस में भी आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मिलने वाला है। तो अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ही कहता है कि इंद्रेश सर और मोनीश सर डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, तो इस केस के अंदर इंद्रेश सर और मोनीश सर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना होगा, ऐसा यहाँ पे बोल दिया। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नहीं अगर स्पेसिफाई किया है, क्या कहा मैंने, बोलो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नहीं यहाँ पे अगर स्पेसिफाई किया है कि कौन यहाँ पे रहने वाला है, कौन यहाँ पे रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग, समझना बात को, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ही बोल दिया गया है, यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, तो वही व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर रहने वाला है, बराबर है, पहला। दूसरा, सेकेंड, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और क्या स्टेट करता है, दैट ईच ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ एलएलपी इज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एवरी पार्टनर शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब क्या बोला जा रहा है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बोल के रखा है कि 2023 में मिस्टर ए और मिस्टर बी डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, 2024 में सी और डी पार्टनर रहेंगे, 2025 में ई और एफ पार्टनर रहेंगे। तो जो अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम, समझ रहे हैं आप बात को, कि जो एलएलपी का समय वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ही बोल के रखा है कि कौन से समय पे कौन पार्टनर्स रहेंगे, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। 100 बात की एक बात मैं आपको बोल देता हूं कि अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किसी चीज को स्पेसिफाई करता है तो आपने उस बात को मानना है। सिंपल सी बात है, क्या आपने उस बात को मानना है, आपने उस बात को मानना है, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, एनी पार्टनर में बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय और इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट एंड अ पार्टनर में सीज टू बी डेजिग्नेटेड इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। तो सिंपल सी बात है कि एलएलपी एग्रीमेंट रहेगा हमारा सुप्रीम भैया। एलएलपी एग्रीमेंट क्या रहने वाला है, बोलो, एलएलपी एग्रीमेंट हमारा सुप्रीम रहने वाला है, मतलब सबसे ज्यादा इज्जत एलएलपी एग्रीमेंट को मिलने वाली है, वो हमारा सुप्रीम रहने वाला है। तो जो एलएलपी एग्रीमेंट ने कह दिया वो एलएलपी एग्रीमेंट ने कह दिया, बाकी और कोई टेंशन की बात है क्या? नहीं सर, बाकी कुछ टेंशन की बात नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ 100 बात की एक बात, क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एलएलपी एग्रीमेंट ने बोला है कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी एग्रीमेंट ने कहा मिस्टर वाई डेजिग्नेटेड, तो वाई। मिस्टर एक्स ये नहीं बोल सकता ऐसा कैसा कर दिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं। सुप्रीम किसको बोला गया? एलएलपी एग्रीमेंट को सुप्रीम बोला जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलएलपी एग्रीमेंट आता है। उसके बाद देखिए और क्या, An individual shall not become a designated partner in any LLP unless he has given prior consent। मतलब जिस व्यक्ति को आप यहाँ पे डीपी बना रहे हो, क्या आपको लगता नहीं आपको उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा? कंसेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। तो आपको वो व्यक्ति से अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं आपको, मान लीजिए एलएलपी बनाई है और मैं आपको डीपी बना रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर मैं आपसे अप्रूवल लूंगा तभी तो आप डीपी बनेंगे ना बेटा, अदरवाइज के ऐसे ही मैं ठोप दे रहा हूं चीज, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। इसके अलावा एवरी एलएलपी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु हैज गिवन कंसेंट टू एक्ट एज डीपी विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो 30 दिनों के अंतर्गत जब से आपने अपॉइंट किया है, जब से आपने अपॉइंट है ना, तो आरओसी को 30 दिनों के अंतर्गत आपने अप्रूवल भेजना है। क्या भेजना है बोलो जल्दी से? आरओसी को 30 दिन के अंतर्गत आप अप्रूवल भेजेंगे। 30 दिन के अंतर्गत आप अप्रूवल भेजेंगे और अप्रूवल आप लोगों को यहां पे भेजना है कि हाँ हम ये, जैसे देखो समझना, डेजिग्नेटेड पार्टनर ने एलएलपी को दिया, तो अपॉइंटमेंट से 30 दिनों के अंदर आरओसी को कौन भेजेगा? एलएलपी भेजेगा, पार्टनर्स नहीं भेजेंगे, एलएलपी भेजेगा। कौन भेजेगा बोलो? एलएलपी भेजेगा, यहां पे ऐसा बोला जा रहा है। फिर देखिए, एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी शाल ऑब्टेन डीपीआईएन नंबर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविजन एज पर कंपनी शाल अप्लाई टू दिस। मतलब यहां पे बोला जा रहा है जैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लगता है, वैसे यहां पे बोला जैसे डायरेक्टर्स को डिन नंबर लगता है, उसी प्रकार से डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लगता है। क्या लगता है बोलो? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लगता है, डीपीआईएन जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? डीपीआईएन जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट सेक्शन 7 को गो थ्रू करेंगे, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को फटाफट गो थ्रू करेंगे बिल्कुल सारे लोग।
होने के बाद डन लिखिए बेटा। आओ उसके बाद सेक्शन नंबर 8 को लेके आते हैं। आ जाइए, सेक्शन नंबर 8 को पढ़ेंगे सारे लोग, ध्यान दीजिए। लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। मतलब ये जो सर डीपी है ना, जो आप डीपी को अपॉइंट करते हो, इस डीपी की क्या क्या लाइबिलिटीज होती है जरा उसके बारे में बताइए। इस डीपी की कौन सी लाइबिलिटीज होती है जरा उसके बारे में हमें स्टेट कीजिए, उसको लेके बातचीत करेंगे। व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब सर मान लीजिए अगर मिस्टर ए किसी एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जैसे मैं सुनो बात को, जैसे अगर मैं कहूँ आपके साथ तो अल्टीमेट सीए एलएलपी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करके रखा है, इसके अंदर मान लीजिए हमने तेजस सर को हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर बना के रखा है। तो सवाल ये बनता है कि तेजस सर की क्या क्या लाइबिलिटीज आती है अल्टीमेट सीए एलएलपी को लेके, उसको लेके बातचीत यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो देखो, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज दिस इन एक्ट एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर शाल बी। मतलब अगर एक्ट के अंदर कुछ और बोला गया हो तो ठीक बात है, नहीं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की ये लाइबिलिटी तो रहती है। क्या? Tejas sir will be responsible for doing all acts, matters, things that are required to be done by the limit LLP in respect of compliance of provision। मतलब तेजस सर compliances के लिए liable रहेंगे, including filing up of any document return and the like report in pursuant with the provision of act as may be specified in LLP agreement। मतलब 100 बात की एक बात, तेजस सर विल बी लायबल फॉर कंप्लायंस। अगर एलएलपी के ऊपर कोई भी कंप्लायंसेस आते हैं, इनको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है। इनको ये जो जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं ना बेटा, ये सारे कंप्लायंसेस के लिए तेजस सर विल बी लायबल। याद करना, अपन ने बोला था पार्टनरशिप और एलएलपी का जब डिफरेंस देख रहे थे तो वहां अपन ने देखा था, क्या देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, इसके अलावा सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल करना पड़ता है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, ये टाइम पे फाइल किए गए या ये टाइम पे फाइल नहीं किए गए, इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में समझना, इसके बारे में तेजस सर को कौन, इसके बारे में तेजस सर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे बोलो जल्दी से, तेजस सर इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। बराबर है क्या? यस सर। दूसरा देखिए, लायबल टू ऑल पेनल्टीज इंपोज्ड ऑन द एलएलपी पार्टनरशिप फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दोज प्रोविजन। मतलब सर जितनी भी पेनल्टीज लगाए जाएंगे ना सर, अगर एलएलपी अल्टीमेट सीए के ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज होती है तो उस पेनल्टी के लिए, इस कॉन्ट्रावेंशन के लिए कौन लायबल होगा? इस कॉन्ट्रावेंशन के लिए तेजस सर लायबल होंगे। ध्यान रखना, इस कॉन्ट्रावेंशन के लिए तेजस सर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो पहला क्या बोला? कंप्लायंस के लिए, और दूसरा क्या बोला? कॉन्ट्रावेंशन के लिए, पेनल्टीज के लिए। तो मैं क्या कहूंगा यहां पे? सीसी। बोलो ना सभी लोग, सीसी। तेजस सर विल बी लायबल फॉर सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहला कंप्लायंस के लिए और दूसरा कॉन्ट्रावेंशन के लिए। पहला कंप्लायंस के लिए, दूसरा कॉन्ट्रावेंशन के लिए। पहला कंप्लायंस के लिए, दूसरा कॉन्ट्रावेंशन के लिए। सर बस इतना यहां पे आने वाला है। बराबर है क्या? सारे लोग जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई है क्या? है ना? तो सर तेजस सर कौन से चीजों के लिए लायबल है? सर कंप्लायंसेस के लिए लायबल है और कॉन्ट्रावेंशन के लिए भी तेजस सर यहां पे लायबल होने वाले हैं। चेंजेस इन डीपी को लेके बात करेंगे। सेक्शन नंबर 9 यहां पे आता है कि हम यहां पे डीपी को बदलना चाहते हैं। समझना बात को, हम यहां पे डीपी को चेंज करना चाहते हैं। हमने तेजस सर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी थी, तेजस सर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से नहीं निभा रहे। एग्जाम्पल के तौर पर कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। तेजस सर बेटा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर क्या कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे तेजस सर से डीपी छीन के प्रणव सर को दे सकते हैं? क्या मोनीश सर को दे सकते हैं? क्या दीपिका मैम को दे सकते हैं? क्या गाबा सर को दे सकते हैं? क्या मुझे मिल सकता है क्या? उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चेंजेस इन डीपी, क्या काम ने बोलो? चेंजेस इन डीपी, चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बात करेंगे कि एक पर्सन से हटके क्या हम लोग दूसरे किसी पर्सन को डीपी के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? देखो यहां पे क्या, A limited liability partnership may appoint a designated partner within 30 days of the vacancy arising for any reason and the provision of subsection 4 and subsection 5 of section 7 shall apply in respect of such new designated partner। मतलब क्या बोल दिया है यहाँ पे? देखो, LLP may appoint a DP within 30 days, मतलब 30 दिनों के अंतर्गत of the vacancy, मतलब किसी भी रीजन के कारण अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है, चाहे डेथ के कारण हो, चाहे रिटायरमेंट के कारण हो, अरे किसी भी रीजन के कारण यार वैकेंसी क्रिएट होती है या एक पर्सन की इनएलिजिबिलिटी अराइज हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मिस्टर ए कुछ भी करे, डेथ का हो जाए
जाए, उसकी रिटायरमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे हटके क्या दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं क्या? यस सर दे सकते हैं ना। शाल अप्लाई, तो क्या बोला? शाल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू डीपी प्रोवाइडेड इफ नो डीपी इज अपॉइंटेड और इफ एट एनी टाइम देयर इज ओनली वन डीपी ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी द डीपी करके। मतलब क्या बोला? कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई और आपने नए डीपी को अपॉइंट ही नहीं किया या एक ही पर्सन डीपी है, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे ना सारे के सारे डीपी मान लिए जाएंगे। मतलब सारे के सारे को क्या अपन लोग यहाँ पे लपेट लेंगे क्या? यस सर सारे के सारे चीजों को अपन लोग यहाँ पे लपेट लेते हैं। समझ गए क्या बात को? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हैं क्या? हाँ कह दो हाँ सर, एकदम बढ़िया से सारी चीज को समझ रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले बोलो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे क्या? आगे बढ़ेंगे क्या? आगे बढ़ेंगे क्या, है ना। तो यहां पे इनका कहना है सर कि ईच पार्टनर विल बी डीम टू बी द डीपी करके, है ना। आ जाइए, अगर आपने 30 दिन के अंदर वैकेंसी को फिल नहीं किया तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स को, हर एक पार्टनर्स को डीपी अपन लोग मान देंगे। अब जो आप यहाँ पे देख रहे थे कि जो भी कैजुअल प्रोविजन ऑफ 4 and 5, तो अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी सारे चीजों को देखेंगे कि क्या क्या पेनल्टी होती है करके, ठीक है। देखो यहाँ पे, if LLP contravenes the subsection 1 of section 7, meaning that the number of DP are less than 2 or none of the DP are ROI, तो अगर आप दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो LLP और उसके पार्टनर्स लायबल होंगे कितने पेनल्टी के लिए? पेनल्टी यहाँ पे होने वाली है 10,000 रुपए की। कितने की पेनल्टी होने वाली है? बोलो 10,000 रुपए की पेनल्टी यहाँ पे होने वाली है। और इसके साथ साथ क्या कहा? बोलो इसके साथ साथ अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस रहा, बेटा क्या रहा? बोलो कंटिन्यूइंग ऑफेंस रहा, तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए क्या रखेंगे? फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपए प्रतिदिन लगेंगी। क्या लगेंगे? बोलो 100 रुपए प्रतिदिन, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,00,000 रुपए। और मैक्स कितना लगने वाला है? 1,00,000 रुपए मैक्सिमम यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। एंड 50,000 फॉर एवरी पार्टनर, और यहाँ पे 50,000 लगेंगे एवरी पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा सर? यहाँ पे बोला कि पेनल्टी वैसे तो 10,000 रुपए लगेंगी, पेनल्टी एलएलपी और एवरी पार्टनर को पेनल्टी लगेंगी 10,000, कंटिन्यूइंग ऑफेंस पे 100 रुपए प्रतिदिन, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट अलग है। पार्टनर के केस में 50,000 लिमिट है और एलएलपी के केस में 1,00,000 रुपए तक की लिमिट यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा सर एलएलपी कॉन्ट्रावीन करता है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7, मतलब फेलियर टू फाइल द कंसेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डीपी विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो एलएलपी एंड इट्स एवरी डीपी शैल बी लायबल। तो एलएलपी और उसके हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपन ठोकेंगे पेनल्टी। कितने की ठोकेंगे? देखो पेनल्टी 5,000 और कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रामेशन में 100 रुपए प्रतिदिन। मैक्सिमम एलएलपी के केस में 50,000 होगा और 25,000 होगा डीपी के केस में, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद देखो, इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 7 या सेक्शन 9, एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ कितना? 10,000 की पेनल्टी यहाँ पे लायबल होंगे। अगर बाकी भी और कुछ पेनल्टीज होती है तो मान लीजिए ऊपर के दोनों चीजों पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है तो तीसरे में फंस जाएगा और बोला जाता है कि एवरी पार्टनर को 10,000 की पेनल्टी और कंटिन्यूइंग ऑफेंस में 100 रुपए प्रतिदिन, मैक्सिमम 1,00,000 और 50,000 फॉर एवरी सच एलएलपी को लेके, यहाँ पे पार्टनर ऑफ एलएलपी को लेके बात की जा रही है, तो ना। तो ये बहुत कॉमन पेनल्टीज है। एक बात बता दूं मैं आपको कि ये पेनल्टीज आप याद कम, आपको देखो यार कितना भी आप कोशिश करो एक समय तक आपको पेनल्टी याद होंगी, उससे ज्यादा पेनल्टी आपको याद नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में अलग पेनल्टीज है, फेमा में अलग पेनल्टीज है, एलएलपी में अलग पेनल्टीज है। तो इतनी सारी पेनल्टीज को याद रखने का टेंशन नहीं लेना है। जितना रिवीजन के दरमियान याद रह गया नहीं रह गया, एक दो सवाल आएंगे, सोच के जाने का कि 1-2 मार्क छोड़ के जाएंगे करके, 95 मार्क का तोड़ के आएंगे पेपर को, है ना। ऐसा सोच के जाने का बस, बराबर है क्या? चलिए आओ, आइए अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी चालू करेंगे। एक बार उससे पहले सारे लोग गो थ्रू करेंगे सारी बातों को, जितना भी अपन ने अभी और 2-3 टॉपिक्स देखे फटाफट उसको गो थ्रू करो, फिर मैं चलता हूं कौन सा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के ऊपर हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है ना। जल्दी करेंगे बिल्कुल।
होने के बाद डन लिखिए बेटा फट से। डन है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के बारे में बात करेंगे, सेक्शन नंबर 11 अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको पूरा एक प्रोसेस की तरह अपन लोग ध्यान रखेंगे कि कैसा कहाँ पे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला सर, सबसे पहली चीज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के अंदर जो आती है ना, वो सेक्शन नंबर 11 के तहत आती है और उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या बोला जाता है, बोलो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उसे कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बेटा, जो रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जब हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो कौन सा है बेटा, वो है ये वाला डॉक्यूमेंट। यानी कि कौन सा, बोल दीजिए मुझे, यानी कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कौन सा है, बोलो जल्दी से। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें। लैग वैग आ रहा है क्या रे? कुछ तो भी लैग वैग हो रहा है क्या? क्या हो गया है? हमारा नेट खो गया है। लैग आ रहा है नेट में।
एक बार बेटा जी बता दो कि लैग जा चुका है क्या, फटाफट बताएंगे मुझे कि अब सब कुछ ठीक है। यस चलो आओ, आई थिंक सो अब सब कुछ ठीक है। ठीक है चलो आ जाओ। देखो अगर मैं बात करूं आपके साथ तो अभी हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को लेके अब हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को लेके बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। देखो सबसे पहली चीज, अगर एलएलपी को अपने को इनकॉर्पोरेट करना है, क्या बोला मैंने, अगर एलएलपी को अपने को इनकॉर्पोरेट करना है तो अपने को कम से कम कितना चाहिए, कम से कम सबसे पहली चीज बोली जा रही है 2 और मोर पर्सन। क्या चाहिए बोलो जल्दी से, 2 और मोर पर्सन चाहिए। क्या चाहिए, 2 और मोर पर्सन चाहिए जो क्या करेंगे, जो लॉफुल बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। क्या करेंगे बोलो, जो लॉफुल बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। ऐसे अपने को 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति चाहिए कि जो लॉफुल बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। और आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाने का। क्या मोटिव, देखो चैरिटी है भैया, तुम एलएलपी नहीं खोल सकते भैया, लॉस मेकिंग है, आप लॉस मेकिंग एक, देखो प्रॉफिट नेगेटिव में हुआ मतलब शुरुआत में अगर लॉस हुआ तो चलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, और वो क्या, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि एलएलपी अगर आप यहां पे खोल रहे हैं ना, तो आपका मोटिव किसका होना चाहिए, आपका मोटिव बेटा प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। क्या मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट। तो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति अगर यहाँ पे लॉफुल बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, तो उसे अपन लोग कहेंगे कि आप एलएलपी बना सकते हो। इसके अलावा समझना बात को, इसके अलावा ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है आप इसको फाइल करोगे रजिस्ट्रार के पास। किसके पास, ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, तो फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड तो इतने लोग अपने को चाहिए। और इसके साथ साथ सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे फाइल करोगे किसके पास, सर आरओसी के पास। पूरा जिम्मेवार, जैसे कंपनी के केस में आरओसी एमसी है, वैसे एलएलपी के केस में भी तो आरओसी और एमसी है ना, तो आप उनके पास फाइल करोगे। कहां पे, आरओसी ऑफ द स्टेट इन विच द एलएलपी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। ऐसी वर्डिंग्स आपने कहीं तो भी पढ़ी है, चैप्टर 2 कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने पढ़ी है। ये अगर मैं महाराष्ट्र में एलएलपी खोल रहा हूं तो मुंबई या पुणे वाले आरओसी के पास मैं यहां पे जमा करूंगा और इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करूंगा उसको। क्या करूंगा बोलो, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करूंगा। इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट मैं यहां पे करने वाला हूं, क्या बात को समझे क्या, यस सर इलेक्ट्रॉनिकली मैं यहां पे सबमिट करता हूं। इसके अलावा समझना बात को, इसके अलावा जो स्टेटमेंट को मैं फाइल कर रहा हूं, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, क्या कहा यहां पे बोलो, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, मतलब मैं जो स्टेटमेंट को यहां पे फाइल कर रहा हूं ना, उसको लेके बातचीत में यहां पे कर रहा हूं। तो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को मैं फाइल कर रहा हूं ना, इसे बोला जाता है देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर, जिसको बनाएगा कौन, सबसे पहली बात कौन इसको बनाने वाला है। तो सर इसको बनाने वाला है एक तो एडवोकेट इसको बनाने वाला है, या दूसरा मैं बात करूं कंपनी सेक्रेटरी इसको बनाने वाला है, या सीए इसको बनाने वाला है, या सीडब्ल्यूए इसको बनाने वाला है, जो भी एंगेज्ड है इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्या बोला है, जो है जो भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी को हम लोग बना रहे हैं ना, वो व्यक्ति बेटा इस स्टेटमेंट को बनाएगा। ठीक है सर, बराबर है क्या, यस सर। मेड बाय आइदर, कौन बना रहा है, मेड बाय आइदर, एंड इसके साथ साथ बाय एनीवन जिसका नाम इज सब्सक्राइब टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब इसके साथ साथ अपने को लगेगा नेम ऑफ पर्सन। क्या लगेगा बोलो, नेम ऑफ पर्सन अपन लोगों को लगने वाला है। नेम ऑफ पर्सन अपन लोगों को लगने वाला है, सर ध्यान रखना, नेम ऑफ पर्सन लगने वाला है जो सब्सक्राइब है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। नेम ऑफ पर्सन लगने वाला है जो सब्सक्राइब है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा सर अपने को क्या लगेगा, तीसरा पॉइंट, कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट है ना, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है एक्ट के, अपन ने क्या किया है, इसको कंप्लाई किया है। बोलो क्या किया है, इसको कंप्लाई किया है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट को। और इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और जो भी मैटर्स है इसके, और जो भी मैटर्स इंसिडेंटल है, हमने सर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो भी मैटर्स इंसिडेंटल है, हमने उसको क्या किया है, हमने उसको यहाँ पे कंप्लाई किया है। क्या किया है बोलो जल्दी से,
हमने उसको भी कंप्लाई किया है। तो देखो क्या क्या बोला गया सर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट लगने वाला है। इस स्टेटमेंट को CA या एडवोकेट बनाएंगे जो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं LLP को। इसके अलावा सर इसको जो भी पर्सन का नाम आपने सब्सक्राइब किया है सब्सक्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी के केस में, वो भी उसको कंप्लाई करेगा कि हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट को कंप्लाई किया है और जो भी उसके इंसिडेंटल मैटर्स थे हमने उसको भी फुलफिल करता हुए चले हैं, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होने वाला है अब मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है सर। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कौन सी चीजें होंगी। सबसे पहली बात, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उस प्रिस्क्राइब फॉर्म या फॉर्म में होगा जो हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। दूसरा, ये क्या करेगा, स्टेट करेगा नेम ऑफ LLP, मतलब ये LLP के नेम के बारे में बात करने वाला है, LLP के नाम के बारे में बताएगा। तीसरा, ये यहाँ पे स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस, मतलब LLP का क्या बिजनेस होने वाला है वो LLP के बिजनेस के बारे में भी बताएगा सर, फॉर्म के बारे में बताएगा, LLP के नाम के बारे में और LLP के बिजनेस के बारे में बताएगा। फॉर्म जो भी यूजुअल फॉर्म के अंदर प्रिस्क्राइब हम बताएंगे उसको कर लेना। दूसरा, नाम क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, नाम क्या होगा, बिजनेस क्या होगा। तीसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा LLP का, वो उसके अलावा और क्या बोला जा रहा है सर, स्टेट करेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन जो पार्टनर्स ऑफ LLP है, मतलब सर जो पार्टनर्स है ना LLP के, सर उसके आपको नाम भी बताना पड़ेगा और उसके आपको एड्रेस भी बताना पड़ेगा। नाम भी बताओ, एड्रेस भी बताओ, नाम भी बताओ, एड्रेस भी बताओ, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है सर। इसके अलावा जो DP है ना, तो DP के भी सेम नाम और एड्रेस दोनों यहाँ पे बताना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी कोई अगर इंफॉर्मेशन है, और भी कोई इंफॉर्मेशन LLP के रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन है, तो वो प्रिस्क्राइब इन्फो भी हमको बता देना। क्या बोला, वो प्रिस्क्राइब इन्फो भी बता देना। तो हमने क्या बोला सर, फॉर्म बताओ, दूसरा LLP का नाम बताओ, फॉर्म बताओ, दूसरा LLP का नाम बताओ, तीसरा बिजनेस ऑफ LLP बताओ, चौथा RO ऑफ LLP कौन सा है सर, पार्टनर्स का नेम और एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम और एड्रेस, और प्रिस्क्राइब इन्फो यहाँ पे बताते हुए चलना है क्या। हाँ सर, प्रिस्क्राइब इन्फो बताते हुए चलना है। क्या बात को सारे लोग समझ गए क्या, सारे लोग बोलो फटाफट फटाफट। एकदम सिंपल कुछ नहीं है सर, एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। चलिए आइए, तो अगर मैं बात करूं आपके साथ नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा बोला, देखो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ स्टेटमेंट को फाइल करो। फॉर्म, LLP नेम, LLP का बिजनेस, RO LLP का, पार्टनर्स का नेम एड्रेस, DP का नेम एड्रेस और प्रिस्क्राइब इन्फो। सर इसके अलावा जो स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड है वो स्टेटमेंट के अंदर ये बाकी सारी बातें बराबर है क्या, बाकी सारी बातें यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एट डिस्कस अबाउट विच ही, मतलब समझना बात को, अगर ये जो पर्सन है ना, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, ये इनके बारे में बात कर रहा हूं, जो पर्सन है मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबाउट, मतलब ये जो भी व्यक्ति ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब ये लोग और ये लोग है ना। मान लीजिए यहाँ पे अपन तेजस सर का नाम लिए थे LLP के केस में, तो तेजस सर और कोई भी CA में जो भी स्टेटमेंट को बना रहे, अगर इनको पता लगता है कि इसके अंदर फॉल्स इन्फो है, क्या इन्फो है बोलो, इसके अंदर फॉल्स इन्फो है, उनको ऐसा लगता है, या दूसरा उनको ऐसा लगता है कि ट्रू नहीं है, सच्चू नहीं है, क्या बोला बोलो, ट्रू नहीं है, सच्चू नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर यहां पे क्या करना होगा, इम्प्रिजनमेंट होने वाली है। क्या होने वाली है बोलो, इम्प्रिजनमेंट होंगी जो 2 साल तक जा सकती है। और इसके अलावा और क्या बोला सर, एक तो इम्प्रिजनमेंट जो 2 साल तक जा सकती है, और फाइन बोल के रखिए, और फाइन कितना है बेटा, 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की फाइन, पिस्सा फाइन यहां पे लगने वाली है, बराबर है ना। ये फाइन प्रिस्क्राइब है, इम्प्रिजनमेंट या जेल किसको, एक तो सर ये जो CA वाला LLP वाला, और यहाँ पे जो पार्टनर इन्वॉल्व है यानी कि तेजस सर, उनको पता है कि कोई इंफॉर्मेशन फॉल्स है या कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं है, एक तो झूठी है या सही नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात पूरी कर दी गई है। क्या बात को समझ गए क्या सारे लोग, जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या, बोलो बोलो बोलो, एक बार फटाफट देखो यहाँ पे, फटाफट देखो, फटाफट पूरा गो थ्रू करेंगे, आ जाओ जल्दी से। एक बार अपने मॉड्यूल में से पढ़ लो, जो मैंने पढ़ाया वो सेम है क्या, बिल्कुल फटाफट ये वाले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, एकदम यहाँ से पढ़ना चालू करो, और कहाँ तक जाएगा वो, यहाँ तक जाएगा, फटाफट देखेंगे, होने के बाद डन लिखेंगे।
बोलो हो गया। चलो आओ ध्यान दो सर, बात करेंगे कौन सा एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को लेके बात करेंगे। 2 और मोर पर्सन जो भी एसोसिएट होंगे प्रॉफिट अर्न के लिए, उसके बारे में। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद फीस, और जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है इन द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। स्टेटमेंट को यहाँ पे स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड आपको करना पड़ेगा, कौन, एडवोकेट, सीएस और ये सारे लोगों से यहाँ पे बात की जाएंगी। फिर इसके अलावा जो भी सब्सक्राइब नेम है उसके, और फिर क्या बोला गया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट को कंप्लाई करना, और रिस्पेक्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन मैटर्स जो भी प्रेसिडेंट या इंसिडेंटल है उसको आप फॉलो करना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर और क्या क्या बातें आएंगी सर, फॉर्म कौन से अंदर होता है, नेम ऑफ एलएलपी क्या है, प्रपोज बिजनेस ऑफ एलएलपी क्या है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्संस हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या है, और सच कंटेन्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी प्रपोज्ड एलएलपी के साथ जाता है, वो सारी बातों के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है ना। चलो क्या बात को समझ रहे हैं क्या, सारे लोग फटाफट बोलेंगे जल्दी से मुझे, क्या आप सारे बात समझे क्या, है ना। चलो देखो, तो बस इसी को लेके यहाँ पे बातचीत की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट डिस्कस अबाउट, अगर उसको पता है फॉल्स है या ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, तो इसको ये सारी की सारी पेनल्टी लगने वाली है क्या, यस सर, सारी की सारी पेनल्टी इसको लगती है, पूरी की पूरी पेनल्टी इसको लगने वाली है, ठीक है। ये बात थी। आ जाओ अब देखेंगे सर, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन को लेके बातचीत करें। देखिए, when the requirements imposed by the clause B and clause C of subsection 1 of section 11 have been complied with, registrar shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with, he shall within the period of 14 days register the incorporation document and give a certificate to LLP as incorporated by name specified therein। मतलब जब से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम जबरदस्त है, एकदम बढ़िया है, एकदम तगड़े है, तो ऐसे केस के अंदर 14 डेज के अंदर, समझना 14 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देंगे। बोलो 14 डेज के अंदर क्या देंगे, 14 डेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। 14 डेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यहां पे दे दिया जाता है, किसको, एलएलपी को 14 डेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, registrar may accept the statement delivered under clause C of subsection 1 of section 11 as sufficient evidence that the requirement imposed by clause A of subsection have been complied with। तो रजिस्ट्रार यहाँ पे क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रार may accept the statement, केवल और केवल तब एक्सेप्ट करेंगे जब ऊपर की सारी बातें, क्या बोला, ऊपर की जितनी भी बातें हैं ना वो कंप्लाइड होती है। मतलब लॉफुल पर्पस के लिए बिजनेस 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति अगर खोलते हैं, तब जब वो कंप्लाइड है सारी बातों से, तब वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ रहा। और फिर सर्टिफिकेट इशू कर देता है यहाँ पे, शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय ऑफिशियल सील। सर्टिफिकेट अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि एलएलपी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स को सही से भरा, एलएलपी ने सारे डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया से फाइल किया, ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होता है। क्या होता है बोलो, ये अपने आप में सर कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंक्लूजिंग का मतलब होता है फाइनल एविडेंस होता है। क्या होता है, सारे लोग बोलेंगे कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है फाइनल एविडेंस यहाँ पे दिया जाता है सर, फुल एंड फाइनल एविडेंस यहाँ पे दिया जाता है क्या, यस सर। तो फुल एंड फाइनल एविडेंस दिया जाता है, जो भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उसको लेके यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप बढ़िया से फाइल करते हो, रजिस्ट्रार को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देती है, 14 डेज के अंतर्गत दे देती है। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट होता है, ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस दिया जाता है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, नाम स्पेसिफाइड देयर इनसे। तो जो भी नाम यहाँ पे स्पेसिफाइड होता है उससे इनकॉर्पोरेट एलएलपी हो चुकी है। सारे लोग बात समझे क्या, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या सारे लोग इस बात को समझ में आ गए हैं, क्या बात समझ में आ गई है क्या, सारे लोगों को फट से बताएंगे बिल्कुल। अब देखो, अब इसके बाद
रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन, मतलब एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है और उसके रिगार्डिंग चेंजेस को लेके बातचीत यहां पे कर रहे हैं। तो हर एक एलएलपी का शाल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस जिस पे पूरे कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस को एड्रेस किया जाता है एंड दे शाल बी रिसीव्ड, मतलब सर हर एक एलएलपी को एक अपना मेन ऑफिस घोषित करना है और ये जो मेन ऑफिस होने वाला है एलएलपी का, ये जो मेन ऑफिस होने वाला है बेटा एलएलपी का, वहां पे ऑल कम्युनिकेशन, ऑल मतलब सारे के सारे ऑल कम्युनिकेशन को भेजा जाएगा और रिसीव किया जाएगा। क्या किया जाएगा बोलो? भेजा जाएगा और रिसीव किया जाएगा वो एलएलपी के ऊपर। तो सर एलएलपी ने जो भी एड्रेस दिया है, एलएलपी का जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस के ऊपर सारे के सारे कम्युनिकेशन भेजे जाएंगे। क्या कहा बोलो? सारे के सारे कम्युनिकेशन भेजे जाएंगे और प्रॉपरली एड्रेस करके उससे रिसीव भी अपने को करना है। क्या? यस सर, रिसीव भी करना है। अब दूसरा देखो, डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन अ एलएलपी और अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर देयर ऑफ बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना बेटा, ये डॉक्यूमेंट एलएलपी पे या पार्टनर पे कैसे दिया जाएगा? तो पोस्ट के थ्रू आना चाहिए या इसके अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या किसी भी मैनर में आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई भी फॉर्म एंड मैनर अगर प्रिस्क्राइब है तो बस उसी के तरीके से आना चाहिए। अब एलएलपी अगर चाहे ना तो मे चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द आरओसी, जो भी मैनर में हमने बोल के रखा है, और जैसे ही आरओसी उसको नोट डाउन कर लेती है तो हम लोग मान लेंगे कि चेंज यहाँ पे हो चुका है। लेकिन सर एलएलपी अगर कॉन्ट्रावीन करती है तो इसका पार्टनर, समझना बात को, एलएलपी और उसका पार्टनर को पनिशमेंट लगेंगी कितने से? 500 रुपए प्रतिदिन से। क्या कहा? 500 रुपए प्रतिदिन से। और एलएलपी को कितने का फटका बैठेगा? एलएलपी को सर मैक्सिमम 50,000 यहाँ पे, और यहाँ पे पार्टनर को भी कितने का बैठेगा? 50,000 का फटका बैठेगा अगर किसी भी बात को कंप्लाई नहीं किया। मतलब देखो, क्या आपने सही रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं दिया तो ऐसे केस के अंदर 50,000 तक का फटका। सर आपने सही एड्रेस दिया था लेकिन पार्टनर ने कुछ बदमाशी किया, पार्टनर वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है चीजों को, उसको भी 50,000 तक का फटका बैठने वाला है। क्या? डेफिनेटली सर 50,000 तक यहाँ पे फटका यहाँ पे बैठने वाला है। क्या बात को आप समझ गए? क्या सभी लोग बोलो ना जल्दी से, क्या बात को आप समझ गए? क्या? तो सेक्शन नंबर 13 यहाँ पे क्या कहता है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी को लेके बात करता है और उसके चेंज देयर इन, और उसके चेंज को लेके भी चर्चा करता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या और उसके चेंज क्या? सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे सारे नोटिसेस जाएंगे, सारे कम्युनिकेशन जाएंगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आप सर्व करोगे एलएलपी और पार्टनर्स या डीपी को, बाय पोस्ट से भेजो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, या किसी और तीसरे चीज से भेजो जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। सर अगर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं कि हाँ आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा आरओसी को, आप उसको चेंज कर पाएंगे। सर किसी भी प्रकार से अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो 500 रुपए प्रतिदिन से लेके 50,000 तक का फटका बैठना तय है। क्या? हाँ सर 50,000 तक का फटका तय है। बस इसको लेके बात की गई है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी होगा, ये क्या होगा बोलो? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी यहाँ पे आ जाता है। फटाफट दोनों सेक्शंस को गो थ्रू करेंगे, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। चलिए उसके बाद सेक्शन नंबर 14, 15, 16 अपने को आज यहाँ पे देखना है। 17 भी अपना फिनिश हो जाएगा आज, है ना। तो उसके बाद ये बाकी पूरे सेक्शंस अपने को यहाँ पे देखना है। जल्दी जल्दी देखेंगे, बिल्कुल फास्ट एकदम, और डन लिखेंगे उसके बाद।
हो गया है क्या? चलो आओ ध्यान देंगे, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेके अब बातचीत करेंगे। इसको लेके बातचीत करेंगे, देखो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 14 को लेके कि सर एक एलएलपी है, सर एक एलएलपी है, ये एलएलपी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जैसे ही रजिस्टर हो जाती है, क्या कहा मैंने, जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जैसे ही रजिस्टर हो जाती है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या कहा मैंने, बोलो इसका इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। सर एक एलएलपी है और वो एलएलपी अगर इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उस इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या होने वाला है, उस इनकॉर्पोरेशन के इफेक्ट को लेके मैं चर्चा यहां पे करूंगा। मतलब अब एलएलपी क्या क्या कर सकती है, तो देखो ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी शाल बाय इट्स नेम और बी केपेबल ऑफ, मतलब एलएलपी अपने नाम पर क्या क्या कर सकती है वो देखिए। स्यूइंग और बीइंग स्यूड, मतलब यहां पे केस कर सकती है और कोई एलएलपी के ऊपर केस कर सकता है। मान लो जैसे अल्टीमेट सीए, अगर इसने मान लीजिए यहाँ पे नेहा के साथ कुछ गलत किया है तो नेहा भी केस कर सकती है अल्टीमेट सीए पे और अल्टीमेट सीए भी केस कर सकता है नेहा के ऊपर, दोनों बातें यहाँ पे हो सकती है, मतलब स्यू भी कर सकता है एंड केपेबल ऑफ स्यूइंग भी बन जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा देखो एक्वायर होल्डिंग, एक्वायर ओनिंग होल्डिंग डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल, मतलब क्या बोला जा रहा है कि अब यहाँ पे जो अल्टीमेट सी है ना, ये क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, एक्वायर कर सकती है, डेवलप कर सकती है खुद के नाम पर। अल्टीमेट सी खुद के नाम पर एसी खरीदेंगी, खुद के नाम पे फोन खरीदेंगी, खुद के नाम पर माइक खरीदेंगी, सब कुछ अल्टीमेट सी कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, सब कुछ अल्टीमेट सी कर सकती है, इमूवेबल या मूवेबल, टैंजिबल या इनटैंजिबल, किसी भी प्रॉपर्टी को परचेस कर सकती है हमारी अल्टीमेट सी। फिर इसके अलावा कॉमन सील भी यहाँ पे ले सकती है, डिसाइड्स टू हैव वन। फिर डूइंग या सफरिंग अदर एक्ट्स या थिंग्स या बॉडी कॉर्पोरेट में भी लॉफुली डू एंड सफर, तो एक लॉफुल बिजनेस क्या कर सकता है, एक लॉफुल बॉडी कॉर्पोरेट क्या क्या कर सकता है, उस चीज को लेके भी बात यहाँ पे की जा रही है। तो एक लॉफुल बिजनेस जो भी कर सकता है वो सारी हरकतें यहाँ पे कौन कर सकता है, अल्टीमेट सीए, क्योंकि अब वो इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। तो देखो केसेस कर सकते, प्रॉपर्टीज को खरीद सकते, क्या कहा, केसेस कर सकते, प्रॉपर्टीज को खरीद बेच सकते, कॉमन सील अपना सकते हैं और इसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट जो भी लॉफुली डू एंड सफर कर सकता है वो सारी चीजें क्या यहाँ पे कर पाएगा क्या अल्टीमेट सीए? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे कर सकता है। अब सेक्शन नंबर 15 यहाँ पे आने जा रहा है जो नेम को लेके बात करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, every LLP shall either have the words LLP or acronym LLP in the last words of the name, तो अल्टीमेट सीए LLP ऐसा नाम से जाना जाएगा। उसके बाद क्या, नो कंपनी या नो LLP shall be registered जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन पे अनडिजायरेबल हो बेटा, या दूसरा आइडेंटिकल या बहुत ज्यादा रिसेंबल हो ऑफ एनी अदर LLP और अ कंपनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जो भी ट्रेडमार्क्स एक्ट, मतलब मैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज LLP ऐसा नहीं खोल सकता हूँ बेटा, मैं हल्दीराम्स लिमिटेड LLP ऐसा नहीं खोल सकता हूं, मतलब क्या जो बहुत ज्यादा रिसेंबल करता हूं किसी दूसरे चीज से या बहुत अनडिजायरेबल हो, छोटा लिमिटेड या छोटा एलएलपी करके मैं ऐसा खोल रहा हूं, ये सब नहीं करेगा, या फ्रॉड एलएलपी करके ऐसा भी मैं नहीं डाल सकता। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे या सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि थोड़ा सा अनडिजायरेबल हमको लग रहा है, तो वो अनडिजायरेबल नाम के ऊपर एलएलपी आप चालू कर सकते हैं क्या? नहीं चालू कर सकते। बोलो चालू कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं चालू कर सकते। अगर सर एलएलपी का नाम बहुत ज्यादा रिसेंबल कर सकता है किसी दूसरे इससे, बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है, तो वो भी क्या एलएलपी में आने वाला है क्या? नहीं सर, वो भी नहीं आएगा। तो नाम को लेके बहुत क्लियर कर बोल दिया। आगे एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी का नाम लेना, या दूसरा अगर बहुत ज्यादा आइडेंटिकल या बहुत ज्यादा सिमिलर हो एलएलपी से तो उसका प्रयोग मत करना यार, वो अच्छा नहीं लगता है। सर क्या हम लोग नाम को रिजर्व भी कर सकते हैं क्या? तो सेक्शन नंबर 16 बात करता है रिजर्वेशन ऑफ नेम को लेके। मतलब जब मैं एलएलपी को बना रहा हूं ना, तो ऐसे केस के अंदर जो पर्सन एलएलपी को बना रहा है वो पहले से देख सकता है। देखो यार क्या होता है, अगर मैंने एलएलपी फॉर्म किया
और बाद में पता चला कि ये अनडिजायरेबल है या बाद में पता चला ये आइडेंटिकल है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले ही आरओसी को बोलता हूं भाई ये नाम से अवेलेबल है क्या, तू मुझे परमिशन दे दे। मैं बाद में नाम को चेंज नहीं करूंगा, तू मुझे आज बता दे कि मैं इस नाम से एलएलपी को खोल सकता हूं या मैं इस नाम से एलएलपी को नहीं खोल सकता हूं। मुझे आज बता दे आरओसी, तू आज बता दे इस बात को कि क्या आने वाले समय में मैं क्या एलएलपी को खोल पाऊंगा या नहीं खोल पाऊंगा, इस नाम से, ये हमारा नाम है, ये हमारे लोग हैं, जल्दी जल्दी बता दे। तो देखो नाम को रिजर्व करने के बारे में बोला जा रहा है। अ पर्सन में अप्लाइंग सच फॉर्म या मैनर अकंपनीड बाय फीस। देखो आरओसी मैंने आपको कहा था कतई टॉक्सिक है, कुछ भी काम करने के लिए पैसा मांगती है, फीस तो आपको देना ही पड़ेगा। मे बी प्रिस्क्राइब टू रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ द नेम और नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन एज नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी या द नेम टू विच द एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम। मतलब आपको नाम को बदलना है या पहली बार जब आप नाम रख रहे हो तो प्रपोज्ड एलएलपी हुआ, और दूसरा क्या बोला जा रहा है, नेम एज टू विच द एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम करके उसके बारे में यहां पे बात की जा रही है। अब देखो अपॉन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, तो जब एप्लीकेशन आएगा और फीस मिल जाएंगी तो रजिस्ट्रार अगर वो सेटिस्फाई होती है जो भी रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट से इन द मैनर ऑफ द नेम रिजर्वेशन कि यहाँ पे इज नॉट वन विच में रिजेक्ट या ग्राउंड रेफर टू इन सबसेक्शन 2 को कंप्लाई किया है, तो वो नाम को रिजर्व करेंगी 3 महीने के लिए फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन बाय रजिस्ट्रार। तो जिस दिन से आपने आरओसी को इंटीमेट किया है, जिस दिन से आपने आरओसी को बताया है ना, वहां से 3 महीने के अंदर क्या करेंगी, आरओसी एलएलपी के नेम को बचा के रखेंगी, प्रिजर्व करके रखेंगी। क्या करेंगी, प्रिजर्व। मतलब कोई और एप्लीकेशन सेम नाम से है मना कर देंगी, कोई और एप्लीकेशन सेम नाम से मना कर दिया जाएगा, आप लोगों के लिए हम लोग बचा के रखेंगे। अगर आरओसी को ऐसा लगता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है ना, वो सारे रूल्स को इसने कंप्लाई किया है, वो सारे रूल्स को इन्होंने फॉलो किया है, तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग कह देंगे कि नाम को प्रिजर्व करके रखो। क्या करो, बोलो जल्दी से, नाम को प्रिजर्व करके रखो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। सारे लोग समझ रहे हैं क्या, बोलो 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 मित्रों, बोलो बोलो बोलो, है ना, समझे क्या बात को, हाँ सर समझ रहे हैं, कह दो ना जल्दी से, हाँ सर समझ रहे हैं, है ना। चलिए आओ पढ़ो फटाफट, देखेंगे बेटा किसको, फटाफट 14, 15 और 16 को गो थ्रू करेंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन पढ़ने के ऊपर हम लोग जा रहे थे। आपके शाम में कितने बजे तक क्लासेस होती है, और आज कोई ऑफ है क्या, ये बताओ। देखो पहला सवाल, आज कोई क्लास ऑफ है क्या, और दूसरा सवाल ये आपकी शाम में कितने बजे तक क्लास होती है। दोनों का मेरे को जवाब देना, 1 और 2 डाल के जवाब देना बेटा, है ना। फटाक से इसको रीड करो, मैं तब तक पानी की बोतल लेके आता हूँ, और जवाब भी देना मेरे को।
चैट मुझे क्यों नहीं विजिबल है यार? एक बार कमेंट करना तो बेटा। आ जाओ, चलो। हेलो सर, हेलो सर। कमेंट, अरे मैं जो बोला था वो 2 कमेंट करो ना, 1 और 2। क्लासेस आज आपकी क्या कोई ऑफ है क्या? और दूसरा कौन सा? दूसरा शाम में कितने बजे तक क्लास होती है? एक 30 मिनट का सेशन अब अपने को बढ़ाना, थोड़ा चालू करना पड़ेगा। शाम में हो या एकदम सुबह हो, कुछ तो भी एक 30 मिनट का एक सेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा। हो गया आपका ये पढ़ के? आ जाओ। फर्स्ट का टेस्ट है क्लास में यार। ये 2 से 5 नहीं जमता है मेरा। 2 से 5 मेरा ऑफलाइन ऑडिट होता है ना, तो ऑडिट की पूरी रिकॉर्डिंग्स अभी चल रही है। इसमें रात को 9 के बाद, मैं वही सोच रहा था स्नेहा, मेरे माइंड में वही आया था कि रात को 9 के बाद एक आधे घंटे का सेशन अपन लोग रख सकते हैं। हाफ एन आवर अगर करते हुए चलेंगे ना तो हो जाएगा सही है। चलो बात करेंगे, देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम को लेके बात करेंगे। सेक्शन नंबर 17 यहाँ पे बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। किसको लेके बात करता है बोलो? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी को लेके बात यहाँ पे की जा रही है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी क्या कहता है? देखो सेक्शन नंबर 17 है बेटा। यहाँ पे कौन सा है? सेक्शन नंबर 17, जो क्या बोलता है? सुधार करो। बोलो क्या करो? बोलो जल्दी से मुझे, सुधार करो करके उसको रिगार्डिंग बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अरे नहीं मैं इसलिए बोला 2 तक, इसलिए स्ट्रेच नहीं हो सकता है। क्या हुआ? क्लास खत्म होगा, मुझे लंच करो और फिर उसके बाद ऑफलाइन के लिए जाओ, जिसको मेरे को 15 मिनट लगता है ट्रैवलिंग के लिए। तो खाना खा के इतना सब करो, नहीं होता है। अभी तक ऑफलाइन में छुट्टियां थी, इसलिए मैं अभी तक क्लास ले पा रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा कम ऐसा, है ना। तो वहाँ पे ऑफलाइन में 10 दिन कंप्लीट ऑफ था, 10 दिन नहीं 8 दिन वगैरह ऐसा कंप्लीट ऑफ था। वैसे कि इसके अंदर थोड़ा बहुत चल जा रहा था। चलिए आइए सेक्शन 17, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 15 एंड 16 इफ थ्रू in adherence or otherwise of the LLP on its first registration or on the registration by new name, it is registered by a name which is identical with or to resemble to, है ना, with that of the other LLP या कंपनी। मतलब हमारी जो LLP है ना उसका नाम बहुत ज्यादा सेम है किसी दूसरे LLP और कंपनी से। या दूसरा क्या, the registered trademark of the proprietor as per trade is likely to be mistaken and then application of such LLP and proprietor referred in A and B respectively or a company, the central government may direct such company to change name within the period of 3 months from the date of issue of such direction, provided that an application of proprietor shall be maintainable within the period of 3 years from the incorporation of registration of LLP। मतलब देखो क्या हुआ सर, अगर कोई LLP यहाँ पे रजिस्टर हुई है तो वहां से 3 साल के अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर है तो वो ट्रेडमार्क वाला LLP के रजिस्टर होने से 3 साल के अंतर्गत वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है कि इसका नाम चेंज करो। सर 3 साल बीत गए, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, केवल और केवल 3 साल के अंतर्गत, क्या कहा मैंने बोलो, केवल 3 साल के अंतर्गत, 3 साल के अंतर्गत वो कर सकता है। उसके अलावा कुछ और कर सकता है क्या? नहीं सर, उसके अलावा
अलावा कुछ और वो नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, वो केवल 3 साल के अंतर्गत होता है तो वो कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखो। मतलब सर क्या बोला, वो सेम वाले प्रोविजन है, 3 साल के अंतर्गत अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकता। और सर कंप्लेंट किया तो 3 महीने के अंतर्गत क्या आपको सुधार करना होगा क्या? हाँ सर, 3 महीने के अंतर्गत आपको सुधार यहां पे करना होगा। उसके बाद देखो, where LLP changes its name, obtains new name, it shall within the period of 15 days from the date of change give the notice of such change to registrar along with the order of CG। मतलब LLP where the LLP changes its name, तो जैसे ही मैंने नाम को चेंज किया 15 दिन के अंदर मैं ROC को इन्फॉर्म कर दूंगा कि देखो मैंने चेंजेस कर दिया, और 30 दिन के अंदर मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा न्यू चेंज का। लेकिन अगर LLP कंप्लाई डिफॉल्ट करती है इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन, तो समझना मोदी जी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू नाम दे देंगे LLP को, और रजिस्ट्रार को ये न्यू नाम को एंटर करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी यहाँ पे आने वाला है क्या? हाँ सर, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी यहाँ पे आ जाएगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा, बराबर ना। तो अपन ने क्या बोला, देखो यहाँ पे सर नेम चेंज को लेके बात किया, LLP खुद अप्लाई कर सकती है, कोई और व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। 3 साल के अंतर्गत LLP को नाम को चेंज करना होगा, नया नाम जो आएगा वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ आएगा। और इसके अलावा अगर LLP कोई भी डिफॉल्ट करती है ना, किसी भी प्रकार का अगर डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा मैं इस नाम को अलॉट करता हूँ। क्या होता है बोलो, मैं इस नाम को अलॉट करता हूँ करके ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ये स्टेप्स ऑफ फाइलिंग, सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ नेम डालो, फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट करो न्यू LLP, और LLP एग्रीमेंट करो 30 दिन के अंदर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऐसे 3 स्टेप्स है यहाँ पे, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग LLP, ऐसी 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। अब पार्टनर्स एंड रिलेशंस को हम लोग शाम में पढ़ने वाले। पार्टनर्स एंड रिलेशन को थोड़ा सा टॉपिक होगा तो अपन देखेंगे इसको, पार्टनर्स एंड रिलेशन को आज शाम में अपन लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म करूंगा जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं, और रिकॉर्डेड वाले तो आप लोगों को तो ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड वालों को कोई ऑप्शन नहीं है, वो बाद में भी यहाँ पे देखने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।